मध्य प्रदेश की दमोह विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। कांग्रेस विधायक राहुल लोधी के इस्तीफे से खाली हुई इस सीट के लिए भाजपा ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी और भरोसेमंद भूपेंद्र सिंह को पार्टी ने इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। भूपेंद्र सिंह को दमोह विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया है। इससे पहले सागर जिले की सुर्खी और छतरपुर की बड़ा मलहरा सीट पर जीत दिलाने में भूपेंद्र सिंह ने बड़ी भूमिका निभाई थी। बुंदेलखंड की इन दोनों सीटों पर भाजपा कमजोर मानी जा रही थी, लेकिन भूपेंद्र सिंह की रणनीति और मैनेजमेंट ने समीकरणों को बदल दिया। इसी को देखते हुए पार्टी ने एक बार फिर भूपेंद्र सिंह पर विश्वास जताया है। 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो दमोह से राहुल लोधी ने बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया को चुनाव हराया था। अब राहुल लोधी भाजपा में हैं। इस वजह से उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी को लेकर भी पेच फंसा हुआ है। राहुल सिंह और पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के बीच टिकट को लेकर खींचतान चल रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी दमोह उपचुनाव के लिए अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी कभी शांत बैठने वाली पार्टी नहीं, सदैव कार्यकर्ताओं को लगातार हम लोग चालना देकर रखते हैं और उस चालना के तहत ही हमारा प्रयास है कि विधानसभा की घोषणा कभी भी हो, लेकिन हमारी सटीक तैयारी होना चाहिए। और उसके लिए आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी जो अभी तक चुनाव प्रबंध समिति का महत्वपूर्ण दायित्व संभाल रहे थे, साथ में नगरीय प्रशासन का बहुत बड़ा जिम्मा उनके ऊपर है। लगातार वो चुनाव मैनेजमेंट के महारथी माने जाते हैं, उनको ये पूरा जिम्मा दिया गया और हमें पूरी उम्मीद है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तो दिखेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं भी दिखाई नहीं देगी, ये बहुत स्पष्ट हो जाए। भूपेंद्र सिंह जी सागर जिले के स्थानीय शासन मंत्री हैं और दमोह की शहरी सीट है, तो वहां मतदाताओं को अभी से कैसे प्रभावित और भ्रमित करना है, वो तैयारी का सिलसिला ये है। कांग्रेस पार्टी दमोह विधानसभा का चुनाव पूरी तैयारी के साथ, पूरी क्षमता के साथ लड़ेगी। भाजपा के लिए इस उपचुनाव में मलैया परिवार को संतुष्ट करना सबसे पहली चुनौती होगी। दमोह सीट मलैया परिवार का गढ़ मानी जाती है। मलैया के बेटे भी यहाँ खासे सक्रिय हैं, लेकिन राहुल सिंह जब भाजपा में शामिल हुए थे तब पार्टी ने उन्हें कमिटमेंट किया था कि उपचुनाव में उन्हें ही उम्मीदवार बनाया जाएगा। ऐसे में मलैया समर्थकों का असंतोष सामने आ सकता है। न्यूज डेस्क IND24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। बीजेपी ने जिस तरह से कांग्रेस को उपचुनाव में करारी हार दी है, जिस तरह से उसको पराजय दिया है, उसके बाद अपनी विजय से आश्वस्त बीजेपी अब दमोह की सीट पे जो है रणनीति बना रही है। दमोह के विधायक ने राहुल लोधी ने जब उपचुनाव थे उसी वक्त उन्होंने कांग्रेस पार्टी से रिजाइन करके बीजेपी को ज्वाइन किया था। अप्रैल से पहले वहां पे उपचुनाव होने हैं और बीजेपी अब इस मूड में है कि ये सीट जो है वो किसी भी तरह कांग्रेस की झोली पे नहीं जाने देना चाहती। 2018 के विधानसभा के समय में राहुल लोधी ने ये सीट जो है कांग्रेस को दिलाया था और आज वो बीजेपी में है। तो बीजेपी रणनीति बना रही है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी भूपेंद्र सिंह को इस सीट की जिम्मेदारी उन्होंने दी है कि यहाँ पे वो रणनीति बनाए कि किस तरह से बीजेपी अपना परचम लहरा सकती है, क्योंकि उपचुनाव में भूपेंद्र सिंह की का जो मैनेजमेंट रहा है चुनाव का, वो काफ़ी जो है कारगर साबित हुआ। तो हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी एडिशनल एडिटर इन चीफ नाजनीन नकवी, मेरे साथ फोन लाइन पे हैं अरुण टंडन जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो अरुण टंडन जी आपके पास आऊंगी। दमोह की सीट जो है अभी तक कांग्रेस के पास में थी, 2018 में जीतते थे राहुल लोधी, अब बीजेपी में आ गए हैं। बीजेपी रणनीति बना रही है, कांग्रेस के पास ये सीट नहीं जाने देना चाहती है। आप लोग कांग्रेस में किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? देखिए मुक्ता जी, कांग्रेस कमेटी अपनी रणनीति पूरी बना चुकी है और हम लोग सारे कार्यकर्ता
यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल और हमारा संगठन जमीनी स्तर का कार्यकर्ता इस बात के लिए तैयार है कि इस बार फिर से पुनः हम लोग विजयश्री प्राप्त करेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे? आपका कैंडिडेट तो बीजेपी में चला गया। देखिए, बीजेपी में राहुल सिंह चले गए, कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं गया है जी। तो कांग्रेस कार्यकर्ता जब नहीं गया है, केवल राहुल सिंह गए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। और राहुल सिंह की पॉलिटिकल यदि आप लाइफ भी देखेंगे तो कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। वो कांग्रेस कार्यकर्ता की दम पे ही उनको विजय मिली थी और वही कार्यकर्ता आज फिर कांग्रेस के लिए अपना तन मन धन लगाएगा। जी चलिए, हमारे साथ राहुल कोठारी जी भी जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है शार्प एट 7 में। राहुल जी, हम बात कर रहे हैं दमोह सीट के बारे में, जहां पे उपचुनाव होने हैं और जिस तरह से बीजेपी ने भूपेंद्र सिंह जी को जिम्मेदारी दी है इस सीट की, और जिस तरह से आप लोग उपचुनाव में बीजेपी ने अपना परचम फहराया, अब आप दमोह सीट पे नजर है बीजेपी की। नमस्कार मुक्ता जी, निश्चित रूप से आपने जो बात बोली है वो उसका बड़ा महत्व है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी पूरे 28 चुनाव से मुक्त होकर अब बैठी है और उसके बाद लगातार हमारा प्रयास रहता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कुछ न कुछ कार्य में लगे रहें। उसी तात्पर्य में भारतीय जनता पार्टी अग्रसर हो रही है। हमारा प्रयास रहेगा कि जो विशेषकर बुंदेलखंड की दमोह सीट है, क्योंकि आप जानते हैं कि लगातार अभी हमने सुर्खी का भी चुनाव जीता है, वहां पर हमने प्रद्युम्न सिंह जी वाला बड़ा मलेरा भी जीता है, तो हमारा प्रयास है कि इस सीट पर भी हमारी विजय होना चाहिए। और जिस तरीके से राहुल लोधी जी जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी से अलग हुए हैं, उन मुद्दों को हम जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और इन मुद्दों में सार्थकता इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी जो लगातार युवा नेतृत्व की बात करती थी, अलग अलग विषयों की बात करती थी, उसकी सारी परतें अब खुल चुकी है, उनका झूठ सबके सामने आ चुका है। और कमलनाथ जी जिन्होंने एक झूठ का आवरण मध्य प्रदेश में उड़ा रखा था, भ्रम फैला रखा था, प्रपंच फैला रखा था, वो सबके सामने आया। और वैसे भी आप जानते हैं कि राहुल लोधी जी जिस समय कांग्रेस पार्टी छोड़कर आए हैं, वो ऐसा समय था जब कोई भी कार्यकर्ता किसी दल में जाने से बचता, उसका ये प्रयास रहता कि मैं 10-20 दिन बाद अगर शामिल होऊंगा, परिस्थिति देख चुका हूंगा। लेकिन हमें लगता है कि जिस तरह से हम देश के लिए रामविलास पासवान जी को जानते हैं, जिनको हम हमेशा राजनीति में बड़ा मौसम वैज्ञानिक कहा करते थे, वैसे ही राहुल लोधी जी भी इस बात को पहले समझ चुके थे कि असली नतीजे चुनाव के बाद क्या आने वाले हैं। इसलिए उन्होंने सही समय पर उचित निर्णय लिया है और उनके उस उचित निर्णय का सम्मान भारतीय जनता पार्टी बराबर रखेगी। इस रणनीति को अच्छी तरीके से बनाएगी और हमारा प्रयास रहेगा कि 50,000 से ज्यादा वोटों से वो चुनाव जीतें। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति जमीन पर उतार दी। आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी जो बहुत ही सक्षम मंत्री हैं, मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ मंत्री हैं, गृह मंत्री जैसे दायित्वों पर रहे हैं और जनता की नब्ज को समझने वाले हैं, वहां से सांसद भी रहे हैं, उनका ये प्रयास रहेगा कि उस सीट को वो लगातार जीते। और जी राहुल जी, इसमें एक सवाल बनता है, चलिए आपने कहा कि ठीक है वो समझ गए और राहुल लोधी आपकी पार्टी में आ गए, लेकिन दमोह जो है वो जयंत मलैया जी का गढ़ माना जाता है, वो वहां से कई सालों से चुनाव लड़ते रहे हैं। अब फिर से भीतर घात का नहीं रहेगा आपके? देखिए, कांग्रेस से बीजेपी में आ रहे हैं तो आप लोग उनको सीट दे रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे, उनको आप टिकट दे देंगे। फिर जो बीजेपी से इतने सालों से जुड़े रहे हैं वरिष्ठ नेता, उनकी राजनीतिक भविष्य क्या? नहीं, देखिए मुक्ता जी, आप तो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं मतलब लगभग 20-25 सालों से मैं आपको लगातार काम करते देख रहा हूं और आप इस बात को जानते हैं कि राजनीति में कल के पत्ते नहीं होते। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का पैमाना है, इस तरीके से कि आज अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया है, जो आपके साथ जो भी बातें तय हुई हैं, उसको हम पूरा निश्चित रूप से करेंगे। उनका टिकट का यदि उनसे तय हुआ होगा तो उनको टिकट मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी इस बारे में बात करना बहुत जल्दबाजी होगी कि आगे की रणनीति क्या तय पार्टी की उनके साथ हुई है। लेकिन हमें लगता है कि जयंत मलैया जी जिस तरीके से वरिष्ठ नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को हमेशा देते आए हैं, बहुत सक्षमता से उन्होंने प्रदेश में एक नई दिशा देने का प्रयास किया, बहुत अच्छे मंत्रिमंडल के विभाग उनके पास रहे हैं, तो हमें लगता है कि वो भी इस बात को समझते हैं कि आज की आवश्यकता क्या है और क्या नहीं है। निश्चित रूप से उनका और उनके परिवार का अपने आप में एक बड़ा महत्व है। उनके बिना दमोह में हम लोग भी कह सकते हैं कि अपने आप में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व नहीं हो पाता जैसा आज है। लेकिन अब जो भी परिस्थिति बनी है उसके विषय में मुझे लगता है अभी आकलन करने में जल्दीबाजी होगी। आने वाले समय में निश्चित रूप से प्रदेश का नेतृत्व बैठेगा, जो भी बातें होंगी वो तय करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हमारा कुल मिलाकर वहां पर चुनाव चिन्ह जो है और चुनाव पे हमारा जो प्रत्याशी है वो कमल का फूल है और उसके माध्यम से हम लोग वहां प्रयास करके आगे तक काम करेंगे। पार्टी आने वाले समय में सारा फैसला सामने रखेगी, लेकिन फिलहाल कार्यकर्ता एकजुट रहें और सारे कार्यकर्ता जो नए तरीके से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं उनका भी उचित सम्मान मिले, इसका हम लोग प्रयास करें। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि बाद में होगा, लेकिन आप देखिए ये सवाल बार बार उठ रहा है, ये सब कोई समझ रहे हैं, जो कांग्रेस से बीजेपी में आ रहे हैं उनको
सम्मान मिल रहा है? आखिर वो आ रहे हैं अपनी पार्टी छोड़ के, तो बीजेपी जाहिर तौर पे उनको सम्मान देगी, दे रही है। तो कांग्रेस के जो बीजेपी के आपके पुराने नेता हैं, उन सब के राजनीतिक भविष्य पे तो संकट है, क्वेश्चन मार्क लग रहा है। नहीं देखिए मुक्ता जी, मैं समझता हूं कि राजनीतिक व्यवस्था की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में हो सकता है कि इस तरह के जो अभी अनुकरण हो रहे हैं नए हो सकते हैं, लेकिन अगर हम देश की परिस्थिति की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अनेक राज्यों में अपना जब विस्तार किया तो बहुत सारे विलय हमारे साथ हुए हैं, और उस विलय में भी आप जानते हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं के साथ में जो नए कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े उनका भी सम्मान कायम रखा है। आप आसाम में देख सकते हैं किस तरीके से उप मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जो है भारतीय जनता पार्टी में शक्कर में दूध में शक्कर की तरह मिल चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी में उनको जितना आनंद आ रहा है, अगर मैं ऐसी बात करूं बहुत सारे उदाहरणों की देश भर में, तो बहुत सारे लोग हमारे साथ बहुत आनंदित हैं। और जितना मैं कहूंगा कि सिंधिया जी के साथ भी जितने समर्थक भारतीय जनता पार्टी में आए थे, उनको निश्चित रूप से आज इस बात को महसूस वो कर पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से पार्टी विद डिफरेंस है। हमें लगता है निश्चित रूप से हो सकता है कुछ देरी जरूर हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी में तो रहकर उनके लिए संभावना क्षीण हो चुकी थी, बिल्कुल समझ लीजिए आप जीरो हो चुकी थी। आज कम से कम भारतीय जनता पार्टी के साथ कार्यकर्ता जुड़े रहेंगे, तो आज नहीं तो कल, एक नहीं तो दूसरी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। चलिए अरुण टंडन जी, आपसे पूछूंगी, आप इत्तेफाक रखते हैं राहुल कोठारी जी की इस बात से? मैं राहुल जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। पहली चीज तो भूपेंद्र सिंह जी यहाँ से कभी सांसद दमोह से नहीं रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, जहाँ तक राहुल सिंह जी का सवाल है, राहुल सिंह जी की पॉलिटिकल लाइफ 3 साल से ज्यादा की नहीं है। रहा सवाल बीजेपी के वर्कर इनके साथ एडजस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो ग्राउंड रियलिटी पे आके देख लीजिए, सर्वे करा लीजिए, आप लोग पता चल जाएगा आपको बीजेपी का कार्यकर्ता खुश है कि नाराज है। यदि खुश होते तो राहुल सिंह जी अब तक दमोह क्यों नहीं आए? बीजेपी में जाने के बाद वो दमोह आज तक नहीं पधारे, क्या डर है उन्हें? उनके कार्यकर्ता ही उनको बताएंगे इस बार। जी बिल्कुल। चलिए नाज़नीन नकवी जी हमारे साथ हैं। नाज़नीन जी, आपने दोनों नेताओं को सुना, राहुल जी को सुना, अरुण जी को सुना, आप क्या कहेंगी इस तरह से? ये अगर हम कहें ये कैंडिडेट स्वैपिंग हो रहा है, मतलब जो कांग्रेस से हैं वो बीजेपी में आते जा रहे हैं। देखिए वो सिलसिला तो हम लंबे वक्त से देख रहे हैं मुक्ता जी, और अगर हम बात करें आज के विषय की जो दमोह विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर है, तो इसमें समझने वाली और गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस हारने के बाद भी अभी भी एक सीट को लेकर भी जीत के दम की बात कर रही है, लेकिन 28 विधानसभा सीटों के जो रिजल्ट है और उसके बाद अगर हम लर्निंग की बात करें, कांग्रेस के सबक लेने की बात करें, तो वो दिखाई नहीं देता। जबकि भाजपा की अगर हम बात करें, हमेशा से कहा जाता है कि भाजपा जो है एक चुनाव के खत्म होते ही दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाती है, और ये चीज, ये मैनेजमेंट यहां पर भूपेंद्र सिंह जी की बड़ी भूमिका को सौंपे जाना इस ओर साफ साफ इशारा करता है। अब दूसरा, जिस तरीके से अरुण जी कह रहे हैं कि राहुल जी वहां पर नहीं पहुंचे, सर्वे करा लिया जाए, सर्वे की बात कहना कांग्रेस के लिए थोड़ी सी बेमानी लगती है, क्योंकि 28 विधानसभा सीटों पे भी सर्वे की बात कही गई थी, जीत की बात कही गई थी, लेकिन जो परिणाम आए वो आपने और हमने सबने देखा सर्वे के बिल्कुल विपरीत था। जी अरुण टंडन जी और राहुल कोठारी जी, आप दोनों बने रहिएगा फोन लाइन पे। शार्प एट 7 में वक्त हो चला है एक बहुत छोटे से ब्रेक का, हम जल्द ही हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे किस तरह से बीजेपी जो है उसकी अब निगाहें दमोह सीट पे है, जहां पे उपचुनाव होने हैं, और वहां पे उन्होंने इंचार्ज बनाया है बीजेपी के कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह को। तो राहुल कोठारी जी, आपके पास आऊंगी। आपने अभी सुना, नाज़नीन को भी सुना, आपने अरुण जी को भी सुना, उन्होंने कहा राहुल लोधी आज तक दमोह नहीं पहुंचे। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह की ये सारी बातें, इस परिप्रेक्ष्य में नहीं जाना चाहता। मैंने आपको पहले ही स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की रचना एक अलग विषय है, कौन व्यक्ति कब कहां पहुंचता है अलग विषय है। हो सकता है उनके पीछे कोई पारिवारिक कारण हो, कोविड का कारण हो, जिस कारण से वो भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो लोग समझते हैं वो इस बात को जानते हैं। आपने देखा कि अभी 28
विधानसभा चुनाव में जहां पर चुनाव हुए उसमें से बहुत सारी जगह कांग्रेस पार्टी से कई लोग आए थे और उसके बाद सभी लोग अपने क्षेत्र में कुशलता पूर्वक गए थे, उनका बहुत स्वागत सत्कार भी हुआ था। ये बात सही है, कुछ एक जगहों पर कांग्रेस पार्टी ये प्रयास करती है, कहीं काले झंडे दिखवा दो, कहीं विरोध करवा दो, प्रदर्शन, वो एक बहुत ना के बराबर ऐसी कुछ चीजें होती हैं। लेकिन आज आप इस बात को भी समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा उपचुनाव लड़ा है, जो देश में अपने आप में बहुत कम, इतनी बड़ी संख्या में उपचुनाव हुए, उसके बाद भी कोई विरोधाभास देखने को नहीं मिला, कहीं कोई ऐसी बगावत नहीं हुई, कहीं कोई ऐसी शरारत नहीं हुई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अनुशासित पार्टी कहा जाता है कि हम लोग लगातार इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारा कार्यकर्ताओं से संवाद बना रहे, हमारा संगठन से समन्वय बना रहे। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार भी अति उत्साह में है, क्योंकि ये सीट भले एक सीट हो, लेकिन हम कोई भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने, जी ये बात तो बिल्कुल सही है कि बीजेपी किसी भी चुनाव को जो है, हर चुनाव को चाहे कितना भी वो छोटा हो बड़ा हो, बहुत गंभीरता से लेती है। लेकिन आपने बात की अनुशासन की, ठीक है, कैडर बेस्ड पार्टी है बिल्कुल बीजेपी, लेकिन अभी आपके अध्यक्ष ने ही तो भीतरघात के लिए जो है शेजवार जी और उनके बेटे मुदित शेजवार को जो है नोटिस दिया था, तो भीतरघात तो है ही ना। मैं वही मुक्ता जी आपसे बताने का निवेदन कर रहा हूं कि जिस तरीके से इक्का दुक्का घटनाओं को हम छोड़ दें, आज देखिए आप जानते हैं कि 28 चुनाव होने के बाद जिस तरीके से शांतिपूर्वक सारी चीजें निपट गई हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रबल तरीके से चुनाव जीत कर आई है, उससे हम ये कह सकते हैं कि इतने बड़े परिवार में भी हम सब लोगों को संभालने में सक्षम हुए हैं। निश्चित रूप से एक दो घटनाएं ऐसी हो सकती हैं, उसकी मीमांसा चल रही है, उसकी चर्चा चल रही है, उस पर विमर्श चल रहा है, उसमें भी आने वाले समय में हो सकता है कुछ आपको देखने को मिले, हो सकता नहीं मिले। लेकिन हमारा कहना यह है कि मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक संगठन, पूरा परिवार की तरह काम करता है। यहाँ पर जो भी निर्णय होते हैं, यदि हमें ऐसा सोचने में आ भी रहा है कि किसी से चर्चा करके नहीं हुआ हो, तो ऐसा नहीं होता। हर व्यक्ति को पहले पूरे प्रभाव में लिया जाता है, उससे चर्चा की जाती है, उसके बाद ही कोई निर्णय को जो है अमली जामा पहनाया जाता है। जी बिल्कुल, लेकिन राहुल जी दमोह के लिए क्या सोच रहे हैं आप? यहाँ पे भीतरघात की आशंका लगती है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी आपसे पूछा कि ये तो मलैया जी का गढ़ है। नहीं, देखिए मैं आपसे बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि अभी इस बारे में कहने में बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन मलैया जी का नाम लेकर यदि हम इस डिबेट को शुरू करें और खत्म करें, ये ठीक नहीं होगा। मलैया जी अपने आप में, आप जानते हैं, इतने लंबे वर्षों से उनका राजनीतिक अनुभव है, लंबे समय मंत्री रहे हैं, उनका पूरा परिवार राजनीति से जुड़ा रहा है और कई, मैं कहूंगा, जनसंघ से जुड़ा रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि जयंत मलैया जी बहुत गंभीर व्यक्तित्व हैं, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के दायरे को समझते हैं और जानते हैं। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी छत्र छाया में वहां पर पली बड़ी और कोई भी ऐसी वाकया वहां पर घटित कभी नहीं हो सकता, वो ऐसा सोच भी नहीं सकते। निश्चित रूप से आपने जो बात बोली उसका एक महत्व है, लेकिन राजनीति में ये हो सकता है कि एक नहीं दूसरा व्यक्ति कुछ ऐसा काम कर जाए, दूसरा नहीं तीसरा कर जाए, लेकिन अभी हमारा पूरा विश्वास है, प्रबल संभावना है कि वहां पर चुनाव बहुत अच्छी तरीके से निवृत्त होंगे, सब निपटेंगे और जो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सामने होंगे, हो सकता है राहुल लोधी जी सामने हो। बिल्कुल, अरुण जी से पूछ लेती। अरुण जी, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखिए मलैया जी वहां पे उनका गढ़ है, अगर उनको टिकट नहीं मिलेगा, जो कि हम सोच सकते हैं कि शायद ना मिले, अगर राहुल लोधी अपना जो है अपनी सीट से रिजाइन करके आए हैं, तो जाहिर तौर पे उपचुनाव में उनको टिकट मिलेगा। तो ऐसे में तो इनके राजनीतिक भविष्य पे एक सवाल उठ खड़ा हुआ, तो क्या भीतरघात इस तरह का नहीं रहेगा? इससे कांग्रेस को फायदा होगा? गुप्ता जी, मैं आपको क्लियर कर दूं, पहले तो मैं राहुल जी की नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहता हूं कि मलैया जी आरएसएस में कभी नहीं रहे, वो तो यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट रहे हैं दमोह में, और वहां से फिर वो बीजेपी में गए हैं। राहुल जी को ये क्लियर कर दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, रहा सवाल कि मलैया जी का क्या होगा, वो खुद भी कह रहे हैं कि 35 साल तक मलैया जी दमोह में रिप्रेजेंट करते रहे हैं, वरिष्ठ नेता रहे हैं और उनके खिलाफ आक्रोश था, तब तो राहुल सिंह जीते थे। हम लोग जीते ही इसीलिए थे। मलैया जी की कुछ गलतियां हैं, उनके परिवार की गलतियां हैं, जिस वजह से हम लोग विदेशी प्राप्त किया और हम लोग जो पॉलिटिकल इक्वेशन हम लोगों ने कास्ट कॉम्बिनेशन बनाया था, उस वजह से जीते थे। अब इस बार भी यदि सोचते हैं राहुल जी कि ये बहुत सरल सहज है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि दमोह की जनता बहुत जागरूक है और दमोह की जनता भगोड़ों को और जो पार्टी को धोखा देके जाएगा, उस आदमी को कभी पसंद नहीं करेगी और ये चुनाव निश्चित कांग्रेस जीतने वाली है। राहुल जी से कह दीजिए और शिवराज जी से भी कह दीजिए। आपने कहा कि भगोड़ों को जो है पसंद नहीं करती, लेकिन देखिए यही तो कांग्रेस का नारा था। अभी हमने उपचुनाव में, पूरे उपचुनाव में, 28 उपचुनाव में देखा, कांग्रेस ने बार बार गद्दार और इस तरह का जो नारेबाजी उन्होंने किया, वो तो पूरा नेगेटिव गया कांग्रेस के खिलाफ, और जो विजय जो है वो तो बीजेपी को मिली। तो वो नारा आप लोग का सफल तो हुआ नहीं, फिर आप ये भगोड़े वाला ये चीज यहाँ पे दमोह में कैसे कारगर साबित होगा? जी, दमोह की जनता बहुत जागरूक है। आप पॉलिटिकल हिस्ट्री उठा लीजिए दमोह की और आप देखिए जनता कितनी हमारी लाइव है, बिल्कुल
पॉलिटिकली कितना बड़ा विजन है इस जनता का, और जनता इन सारी चीजों को कभी माफ नहीं करती। और राहुल सिंह जी का जहां तक बात है, हम तो उसी पार्टी के, मैं खुद शहर कांग्रेस अध्यक्ष 10 साल तक रहा हूं। राहुल जी जरूर टिकट ले आए थे और जीत गए थे, लेकिन 3 महीने के असेसमेंट में जनता जो है उनसे नाराज हो चुकी थी। लड़ने वो इस बार चुनाव। अच्छा, चलिए राहुल कोठारी जी आपसे पूछूंगी। देखिए, कह रहे हैं भगोड़ा, ये चीज आपको लगता है चलेगा इस बार? इस वाले उपचुनाव 28 उपचुनाव में तो नहीं चला गद्दार। नहीं, देखिए मुक्ता जी, बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी को इतना बड़ा झटका खाने के बाद भी यदि वो लोग नहीं समझ पाएंगे, अभी भी पुरानी रट लगाए रखेंगे, तो जनता इनको कभी माफ नहीं करने वाली। जिस तरीके से एक मजबूत विपक्ष की भूमिका इनको निर्वहन करना चाहिए, मध्य प्रदेश में वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आज भी कल भी मैं आपसे बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से डींगे हाँक रही थी कि मध्य प्रदेश में बड़ा बंद होगा, बड़ा सफल आयोजन होगा, आज सबको मालूम पड़ गया कि कांग्रेस की हैसियत मध्य प्रदेश में क्या बची है। इक्का दुक्का जगह पर भी ये लोग प्रभावशाली प्रदर्शन नहीं कर पाए। उसके बाद भी किसान संगठनों ने जबकि इनको मना किया था कि आपको इस प्रदर्शन में शामिल नहीं होना है, ये कहीं ना कहीं किसानों के कंधे पर बंदूक रख के चलाने का प्रयास कर रहे थे। हमें लगता है कांग्रेस पार्टी को अभी कुल मिला के एक बड़ा रिवैम्प की ओर जाना चाहिए। जिस तरह से मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी प्राइवेट लिमिटेड बनाकर कब्जा करके कांग्रेस पार्टी में बैठे हुए हैं, उनके रहते तो कम से कम इनकी कोई संभावना है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहेगी कि एक मजबूत विपक्ष सामने हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी खुद में इतने भेद हैं कि वो कभी खड़े नहीं हो सकते। और जहां तक दमोह की बात है, दमोह में इतिहास में बता दूंगा आपको, जितना इतिहास की बातें टंडन जी कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी सदैव मजबूत रही है और आने वाले समय में भी रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी की व्यू रचना जब बनेगी, जब सामने आएगी, तो उस समय कांग्रेस वहां कहीं भी खड़ी नहीं दिखाई देगी। जी, चलिए नाज़नीन जी आपसे पूछूंगी। देखिए, हम बार बार ये बात कर रहे हैं, देखिए जो गद्दार वाला इश्यू था, खूब उठाया कांग्रेस ने उपचुनाव के दौरान में, वो सफल नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि जितनी सीटें जो बीजेपी को मिली सफल तो नहीं हुआ। अभी फिर से ये उपचुनाव जो दमोह में होने, इसमें भी जो है वो कैंडिडेट जो है वो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। हालांकि अरुण टंडन जी कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जो है लोग जागरूक हैं दमोह के और वो नहीं उनको संभालेंगे। तो 2-3 बातें हैं कि एक कांग्रेस से बीजेपी में आना, दूसरा जब ऐसे नेता आ जाते हैं उनको टिकट मिलता, उनको सम्मान देती है बीजेपी, तो जो पुराने नेता उनका राजनीतिक भविष्य संकट में, उस पे ऊपर क्वेश्चन मार्क। तो ये बहुत ऐसा, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक एक करके जवाब देना चाहूंगी। एक तो विषय ये कि जो आपने कहा कि बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके ऊपर उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर किसी तरह का क्वेश्चन मार्क, तो एक तो देखने वाली बात ये होगी, आपने खुद भी जिक्र किया शेजवार जी का, अगर इसके पहले देखें हम दीपक जोशी जी, उनकी भी नाराजगी सामने आ चुकी है 1-2 बार। लेकिन मैनेजमेंट जो है बीजेपी का, वो यहाँ पर बहुत स्ट्रांग दिखाई देता है। विरोध होता जरूर है, लेकिन उसे पार्टी स्तर पर ही संभाल लिया जाता है, समझा दिया जाता है। ये जो कैडर बेस्ड पार्टी की हम बात करते हैं, यही बीजेपी की स्ट्रेंथ है। दूसरी बात आती है राहुल जी की, तो राहुल कोठारी जी जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर अगर मैनेजमेंट की बात की जा रही है, किसी तरह की बात की जा रही है, तो ये थोड़ा अभी रुकने की जरूरत है, क्योंकि उपचुनाव कब होने हैं वो तारीख तय नहीं है, लेकिन तैयारी जो है वो भाजपा ने शुरू कर दी है। लेकिन कांग्रेस इसमें भी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। कहने भर से काम नहीं चलेगा, जनता के बीच जाना बहुत जरूरी है। आज की ही हम बात करें, जिस तरीके से परिणाम दिखने चाहिए थे बंद को लेकर या किसान के समर्थन को लेकर, कांग्रेस उसमें सफल नहीं दिखी। वो राहुल कोठारी जी ने भी मेंशन किया कि उन्होंने भी यही बात कही कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश और गद्दार वर्सेस अगर हम बात करें कि यहाँ पर खुददार की, तो ये समझना होगा, पुरानी बात को आगे ले जाने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि प्रभुराम चौधरी जी इसका सामने उदाहरण है। अगर हम देखें, तुलसी सिलावट भारी वोटों से जीते, कांग्रेस के समय जितने वोट मिले थे उससे ज्यादा वोट मिले थे उनको। यानी कि जनता जो है वो काम को पसंद करती है, यानी कांग्रेस को उन मुद्दों को जनता के बीच लेके जाना पड़ेगा जिसके जरिए वो आगे बता सके कि अगर उसे मौका मिला तो वो क्या कुछ करके दिखाएगी। पॉजिटिव जो है आपको नारा देना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव नारा जो था गद्दार वर्सेस खुददार वो नहीं चला, तो पॉजिटिव नारा आपको देना पड़ेगा। अरुण टंडन जी आपसे पूछूंगी, देखिए आज भी जो है किसान का प्रोटेस्ट था, इतना बड़ा जो था, उसमें भी यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस अपना जो है वो नहीं दिखा पाई, अपने आप को दम नहीं दिखा पाई। मुक्ता जी, यहाँ बीजेपी का शासन है और शासन प्रशासन दोनों जने लग जाते हैं किसी तरीके से कि ये सफल ना हो पाए। और आप खुद भी जानते हैं कि इस समय देश में किसानों को लेकर कितना बड़ा अनरेस्ट है, और ये सब लोग जानते हैं। तीनों इशू जो किसानों के हैं, चाहे वो कोऑपरेटिव फाइनेंस की हो, चाहे वो मंडी का समाप्त करना हो, चाहे एमएसपी हो, तीनों को लेके किसानों की यदि आप बात करेंगे तो आप खुद एहसास करेंगे अभी थोड़े दिन बाद किसान कहाँ है और किसान क्या चाहता है।
और उसी का किसान की परिणाम बात नहीं हो रही, बात यह है कि इतना बड़ा किसान का आंदोलन था, कांग्रेस अपना दमखम नहीं दिखा पाई मध्य प्रदेश में, भोपाल में। हम ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ी नजर आ रही है। देखिए मुक्ता जी, मैं कह रहा हूँ ना, शासन प्रशासन बीजेपी का है। आप दबाव डाल सकते हैं, आप लोगों से दुकान खुलवा सकते हैं। व्यापारी वर्ग है, वो शासन और प्रशासन से डरता है, गवर्नमेंट से डरता है, वो क्यों पंगा लेगा? ये आप जी भी चलिए, जानते हैं। राहुल कोठारी जी आपसे पूछूंगी, क्या कहेंगे आप? जी मैं सवाल सुन नहीं पाया मुक्ता जी। जी, जो आपने कहा, हम लोग इस बात को वो कह रहे हैं कि प्रशासन शासन के कारण जो है कांग्रेस अपना दमखम नहीं दिखा पाई आज। देखिए, अब कांग्रेस के पास इससे ज्यादा बहाने बचे नहीं है, मुद्दे बचे नहीं है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इस बात को पूरी तरीके से जानती है कि जो कांग्रेस की हैसियत मध्य प्रदेश में बची है, उसके नाते ये लोग कुछ काम कर नहीं सकते थे। आज पूरे देश में आपने देखा है कि जिस तरीके से कुछ एक संगठनों का प्रदर्शन जो है पूरी तरीके से विफल होता जा रहा था, और लगातार कांग्रेस पार्टी ये प्रयास कर रही थी कि साथ में घी डालता रहे। लेकिन हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में जिस परिस्थिति में है, वो यदि किसी आंदोलन में हिस्सा लेगी तो निश्चित रूप से उसका फेल होना स्वाभाविक है। आज बड़े बड़े दृश्य हम देख रहे थे जिसमें दुकानदार खुद उठा के लट लगा के जो है कांग्रेसियों के पीछे दौड़ रहे थे। उससे बहुत साफ हो गया था कि जो कांग्रेस ने अपनी हैसियत मध्य प्रदेश के अंदर कर ली, वो यही कर ली। और आने वाले समय में यदि नगर पालिका के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में ये लोग जमीन पर उतरेंगे तो कांग्रेस की जनता और ज्यादा बुरे हाल करने वाली है। और हमें लगता है कि इस तरह के झूठे आंदोलन के, प्रपंच और भ्रम फैलाने वाले आंदोलनों को अगर ये लोग साथ देंगे तो राजनीतिक व्यवस्था के नाते इनके साथ बुरी स्थिति होने तो वाली है। साथ में मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में जनता इनको जिस तरीके से बाहर कर चुकी है, उसमें यदि इस तरह की हरकतें इनकी चालू रहेंगी तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी और जीर्णशीर्ण हो जाएगी और किसी भी तरीके से जनता को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। जी चलिए, राहुल कोठारी जी आपका और अरुण टंडन जी आपका और नाज़रीन जी आपका, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शार्प एट 7 के इस डिस्कशन में हिस्सा लिया। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह करारी हार कांग्रेस को देने के बाद बीजेपी जो उपचुनाव के नतीजों से उत्साहित, अब वो दमोह पे उसकी निगाहें हैं कि दमोह की जो सीट है जिसमें उपचुनाव होने हैं आने वाले समय में, उसको जो है किसी तरह कांग्रेस के पास नहीं जाने देना है। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?